हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन आया है और यहाँ पर दिया हुआ है डेट इफ 150 वर्नियर डिविजन्स आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm। सो दी वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये हमको निकालना है, यानी कि हमको इसका लीस्ट काउंट निकालना है। सो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? यहां पर देखो हमें दिया हुआ है डेट 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, दीज आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स, ये हमको दिया हुआ है। सो इसका मतलब हो गया डेट वन वर्नियर स्केल डिवीजन दिस इज इक्वल टू 49/50 मेन स्केल डिवीजन। अब यहां पर जो लीस्ट मेजर कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट वो हमारे पास होता है, डेट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, दिस इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पर हमारे पास है डेट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज दिस इज 49/50 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पे हमारे पास आ गया डेट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 49/50, ये अपने पास होगा 1/50 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन, ये होना चाहिए लीस्ट काउंट। और इसी को हम बोल रहे हैं दिस इज दी वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और यहां पर हमको दिया हुआ है डेट द मेन स्केल इज द मिनिमम रीडिंग स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm। सो यहां पे आंसर हमारे पास हो जाएगा दिस इज 1/50 इंटू 0.5 mm। सो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 mm। ओके, सो ये हमारे पास हो गया दिस इज 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी दिस इज 0.01 millimeter। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we are having a block of mass 1 kg, this is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface। So डायग्राम इसका दिया हुआ है, एक ब्लॉक है हमारे पास, इसको हम ऊपर पुश कर रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स से और इसको हमने पुश किया है बाई 10 मीटर। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है और सीधा सीधा पूछा है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ये हमारे पास होगा म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और म्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 0.1 और यहां पे एन दिस वुड बी इक्वल टू mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है 10। सो सारी वैल्यूज है हमारे पास। मास दिया हुआ है यहां पर 1 kg, सो दिस इज 0.1, दिस इज 1, g की वैल्यू हमारे पास 10 एंड cos 60 इज हाफ इंटू 10। सो ये हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू 5 जूल्स। सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स दिस इज 5 जूल्स। एक सिंपल प्रॉब्लम थी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एज शोन इन फिगर। अब यहां पे पूछ रहे हैं दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स। ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। हम जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन माइनस द वर्क फंक्शन। अगर हम मान लें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास म्यू नॉट, तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस म्यू नॉट। सो यानी कि ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की दिस इज बेसिकली दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यही है हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस ग्राफ का जो स्लोप है ये हमको दे रहा है प्लैंक कांस्टेंट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दिस स्लोप इज गिविंग अस द प्लैंक्स कांस्टेंट। एक सिंपल प्रॉब्लम थी, आपको बस यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है और वहां से सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया थर्मल फिजिक्स से और यहां पर हमें कह रहे हैं दैट अ ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज स्लोली हीटेड
and converted to steam at 100 degree Celsius. Which of the following curves represent the phenomena qualitatively? So हमारे पास स्टार्टिंग में हमको आइस दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस पर, और -10 डिग्री सेल्सियस से हम इसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर. सो सबसे पहले प्रोसेस के अंदर हम -10 डिग्री सेल्सियस आइस से इसको लेकर जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर. यहाँ पर कोई भी फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं है, सीधा सीधा टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करेगा. सो ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि टेम्परेचर -10 से इंक्रीज करेगा कॉन्टिन्यूसली 0 तक. उसके बाद आइस चेंज होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के अंदर, यानी कि यहाँ पर फेज चेंज होगा, और जब फेज चेंज होगा तो वहाँ पर फिर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा. उसके बाद फिर पानी कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से लेकर, हम इसको लेकर जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक. यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो लीनियरली इंक्रीज होगा. फिर फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है ये कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, और वहाँ पर फिर से हमारे पास फेज चेंज होगा. सो इस प्रॉब्लम के अंदर 2 बारी यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, और इनमें से जितने भी ऑप्शन है हमारे पास जो बेस्ट सुटेड ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4. अगर आप इस स्केल को शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ, अगर हम स्केल को नीचे शिफ्ट करेंगे तो सेम आपको यही ग्राफ मिल जाएगा. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया है न्यूक्लियर फिजिक्स से, और यहां पे हमें दिया हुआ है दैट इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ मास m 3 similar daughter nuclei of same mass are formed. The speed of the daughter nuclei in terms of mass defect delta m will be. So यहां पर हुआ क्या, फिजन हो रहा है हमारे पास, एक गिवन हमारे पास न्यूक्लियाई है, एक आइसोटॉप है, इसका फिजन हुआ, 3 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई यहां पर प्रोड्यूस हुए, और यहां पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी. जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी ये डॉटर न्यूक्लियाई कैरी करेंगे इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो जो भी एनर्जी ये कैरी कर रहे हैं, जो Q वैल्यू है इस रिएक्शन की, दैट विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई. ओके. सो यहां पर Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर. ये सारी की सारी एनर्जी कहां पर जाएगी, ये जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई. तीनों डॉटर न्यूक्लियाई आइडेंटिकल हैं, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. हर एक डॉटर न्यूक्लियाई क्योंकि आइडेंटिकल हैं वो इक्वल ही काइनेटिक एनर्जी अपने आप कैरी करेंगे, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3, मास हमारे पास होगा दिस इज m/3 एंड दिस इज v स्क्वायर. सो यहां से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, जो हमारे पास आ जाएगा डेट v इज इक्वल टू 2 डेल्टा m c स्क्वायर बाई कैपिटल M एंड अंडर रूट ऑफ दिस. सो 2 डेल्टा m बाई कैपिटल M, और ये c यहां पर बाहर आ गया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो यहां पर हुआ क्या कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है वही बेसिकली जो एक्सेस एनर्जी है अपने साथ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैरी कर कर चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर हमें एक कर्व दिया हुआ है, पीवी डायग्राम है हमारे पास, एक प्रोसेस है ए और दूसरा प्रोसेस है बी. सो आइए आगे पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट पी वी टू द पावर गामा, दिस इज कांस्टेंट फॉर प्रोसेस बी, एंड पी वी इज इक्वल्स टू के फॉर द प्रोसेस ए. देखो हम जानते हैं दैट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सो दैट मींस PV इज कांस्टेंट. सो जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और ये हमको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है. तो यहां पर जो PV डायग्राम होगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस तरह का डायग्राम बनता है. अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो वहां पे हम जानते हैं दैट PV टू द पावर गामा ये कांस्टेंट होता है, और गामा की वैल्यू गामा इज ग्रेटर देन 1. सो जो स्लोप होता है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस का ये ज्यादा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से.
सो उसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि उसका स्लोप यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो प्रोसेस बी है ये कैसा होगा, दिस वुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस, और जो प्रोसेस ए है ये यहाँ पर हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब स्टेटमेंट वन को देखते हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, डेट पी वी टू द पावर गामा, दिस इज फॉर द प्रोसेस बी। प्रोसेस बी एडियाबैटिक है, यानी कि ये एकदम सही है। सेकंड देखते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू के फॉर द प्रोसेस ए। प्रोसेस ए आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 3 को देखेंगे तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर दिया हुआ है डेट पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर गामा, दिस इज इक्वल टू के। एक बार इसको देखते हैं। अगर आप आइडल गैस इक्वेशन को यूज करोगे, यहाँ पे हमारे पास डेट पी वी टू द पावर गामा, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और v की जगह अगर आप रखोगे दिस इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी टू द पावर गामा, दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से हमारे पास आएगा डेट p टू द पावर 1 माइनस गामा t टू द पावर गामा, दिस थिंग इज कॉन्स्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेट p टू द पावर 1 माइनस गामा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई p टू द पावर गामा माइनस 1, और t टू द पावर गामा इसको हम यहां पर लिख सकते हैं डेट दिस इज इक्वल टू 1 बाई टी टू द पावर माइनस गामा। सो 1 बाई टी टू द पावर माइनस गामा, इस इक्वेशन को अगर हम इन्वर्ट करके लिखें तो हमारे पास आएगा डेट टी टू द पावर माइनस गामा पी टू द पावर गामा माइनस 1, ये भी कांस्टेंट होगा, और ये हमारे पास बचेगा डेट p टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर गामा, दिस वुड बी अ कांस्टेंट। सो p टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर गामा, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, एंड दिस इज फॉर द प्रोसेस बी, यानी कि ये प्रोसेस बी के लिए ही है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। फिर सेकंड है हमारे पास t इज इक्वल्स टू के फॉर द प्रोसेस ए। प्रोसेस ए आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पर इसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ही। ओके तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है और ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। ओके आई गेस इसके अंदर सबको मार्क्स मिलेंगे, जो भी 1 मार्क करेगा या जो भी 3 मार्क करेगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमको दिया हुआ है डेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth बोर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन, और आगे दिया हुआ है डेट म्यू एन इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x, और हमें निकालना है यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो एक बार हम देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज इक्वल टू आई इंटू ए। करंट हमारे पास क्या होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और एरिया हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास होगा टाइम पीरियड इज दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी इंटू पाई आर स्क्वायर। So magnetic moment this is equal to EVR by 2. This is the magnetic moment. यहां से हमारे पास आया that the magnetic moment is proportional to velocity into r. Okay? और यहां पे हमको दिया हुआ है that we are talking about the Bohr atom. अगर हम Bohr atom की बात कर रहे हैं तो यहां पर velocity is proportional to, we know that this is proportional to z by n, और रेडियस प्रोपोर्शनल होती है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। सेम एटम की हम बात कर रहे हैं तो जेड तो वहां पर सेम होगा, डेट इज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो यहां पे हमारे पास बचा डेट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 1, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू वुड बी 1, विच इज अवर ऑप्शन 2। ओके आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यहां हमको दिया हुआ है डेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमको दी हुई है विच इज 220 साइन 100 पाई टी is applied to a purely resistive load of 50 ohm. The time taken for the current to rise from half to the peak value. Basically हमें time find out करना है, तो हमको दिया हुआ है that voltage is given by this is 220 sine of 100 pi t. पीक वैल्यू वोल्टेज की जो है वो है हमारे पास 220 वोल्ट,
सो जब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पर होगी 220 वोल्ट, दिस विल बी इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। यहां से हमारे पास आएगा डेट 100 पाई टी, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, यहां से हमारे पास आएगा डेट 100 पाई टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, और इधर से आएगा दिस टाइम विल बी इक्वल टू 1/200 सेकेंड्स। सो इतने टाइम के बाद करंट अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगा। ठीक है, अब सेकंड हम यहां से एनालाइज करते हैं। जब करंट हाफ है अपनी पीक वैल्यू का, यानी कि वो होगा 110, सॉरी, जब वोल्टेज हाफ है अपनी पीक वैल्यू का, तो वो हो जाएगा हमारे पास 110, एंड दिस इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। ये हमारे पास होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ साइन ऑफ 100 पाई टी, यानी कि यहां से एंगल की वैल्यू 100 पाई टी, दिस वुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। सो टी की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड्स। इतने टाइम के बाद वोल्टेज अपने हाफ पीक वैल्यू पर थी, सो उसी टाइम पर करंट भी अपनी हाफ वैल्यू पर होगा, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। जब वोल्टेज मैक्सिमम जाएगी तभी करंट मैक्सिमम जाएगा, जब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू का हाफ होगी तभी करंट भी अपनी पीक वैल्यू का हाफ होगा, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट एकदम फेज में होते हैं। सो इसी टाइम पर जो करंट है वो भी अपनी पीक वैल्यू का हाफ होगा, और इसी टाइम पर जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। ओके, सो इन दोनों के बीच में हम टाइम गैप देखते हैं, डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1/200 माइनस 1/600, सो दिस वुड बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 3/600 माइनस 1/600, एंड दिस इज इक्वल टू 2/600 और 1/300 सेकेंड्स। दिस इज 1/300 सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। ये वैल्यू होगी हमारे पास 0.33, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 3.3 मिली सेकेंड्स। सो 3.3 मिली सेकेंड, ये है हमारा ऑप्शन सेकेंड। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको पढ़ते हैं एक बारी। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface having vertical cross section given by y equal to x square by 4. If coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping. So हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ये बोल रहे हैं कि वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। ये है हमारे पास y डायरेक्शन, ये है हमारे पास x डायरेक्शन, और हमें कहा गया है डेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। y है क्या? y इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये प्रॉब्लम हमको दी हुई है, तो हमसे पूछा है कि ये ब्लॉक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर दिया हुआ है 0.5, कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। तो हम यहां पर एक कंडीशन जानते हैं कि स्लिपिंग की कंडीशन हमारे पास होती है अगर tan थीटा दिस इज ग्रेटर देन म्यू, ये कंडीशन होती है हमारे पास स्लिपिंग की। इफ tan थीटा दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू, सो ये कंडीशन हमारे पास नो स्लिपिंग की, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी? tan थीटा इज बेसिकली स्लोप एट एनी गिवन पॉइंट। ओके, स्लोप ऑफ दिस सरफेस एट एनी गिवन पॉइंट। सो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी? व्हेन tan थीटा दिस इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है, म्यू की वैल्यू इज हाफ, सो दैट मीन्स tan थीटा दिस इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे हमें बेसिकली जो सरफेस है, इस सरफेस की ही इक्वेशन दे रखी है, इस कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि dy बाई dx ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा इस कर्व का स्लोप, और स्लोप वही है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्लोप इज इक्वल टू दिस इज 2x बाई 4, दिस इज इक्वल टू x बाई 2, और ये किसके बराबर होना चाहिए? tan थीटा के बराबर होना चाहिए, जिसकी वैल्यू है हाफ। तो यहाँ पे हमें दे रखा है dy बाई dx दिस इज इक्वल टू x बाई 2,
और ये हमारे पास बराबर होगा 1/2 के, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 और यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड क्या होगी कि जिस पर स्लिपिंग नहीं हो। सो मैक्सिमम हाइट जिस पर स्लिपिंग नहीं होगी, हाइट हमें मिल रही है y से, सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, सो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/4। सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1/4 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए। ओके, सो मैक्सिमम हाइट इज 1/4। सो दिस इज द आंसर। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the total energy transferred to a surface in time t is 6.48 into 10 to the power 5 joule, then the magnitude of total momentum delivered to this surface for complete absorption will be। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये जो भी रेडिएशन है इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है सरफेस के ऊपर, और हमसे पूछा है व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड। हम जानते हैं जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास एवरेज फोर्स निकल कर आती है, डेट इज इक्वल टू P/C। ठीक है, ये कंडीशन है जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। और हम जानते हैं दैट पावर इज बेसिकली इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू C। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और फोर्स हमारे पास होता है मोमेंटम डिलीवर्ड इन गिवन टाइम। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा P/T एंड दिस इज इक्वल टू E/T इनटू C। हमें निकालना है कि मोमेंटम डिलीवर्ड यहां पर कितना होगा। एनर्जी हमको दे रखी है, एनर्जी इज इक्वल टू 6.48 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर हमारे पास आएगा दिस इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3। So the correct answer is 2.16 into 10 to the power -3 kilogram meter per second. So the momentum transferred is 2.16 into 10 to the power -3. Let us now move on to the next question. Next question is, we are having a beam of unpolarized light of intensity I0 and it is passed through a polaroid A and then through another polaroid B, which is oriented so that its principal plane makes an angle of 45 degree relative to that of A. The intensity of emergent light is। So यहां पर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक पोलराइड है, एक पोलराइड हमको दिया हुआ है, और इधर से हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। लाइट जब इसे पास करेगी, सो हम जानते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट जब एक पोलराइड से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। फिर हम कह रहे हैं कि एक दूसरा पोलराइड यहाँ पर रखा हुआ है, और इस पोलराइड का जो ओरिएंटेशन है वो पहले वाले से 45 डिग्री के एंगल पर है। सो ये एंगल हमको दे रखा है, दिस इज 45 डिग्री। तो यहाँ से जब लाइट पास होगी, हम जानते हैं वो लाइट हमारे पास होगी, दिस इज I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। सो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू I0/2, दिस इज 1/√2 square of this, so it is I0/4. Correct answer is option A. Option A is I0/4. So एक simple problem थी, formula substitution problem. Let us now move on to the next question. Next question is regarding escape velocity. देखते हैं क्या है। Escape velocity of a body from Earth is 11.2 km per second. If the radius of a planet be 1/3 the radius of the Earth and mass be 1/6 that of the Earth. एक प्लैनेट दे रखा है जिसकी रेडियस है 1/3 ऑफ द अर्थ और जिसका मास हमको दे रखा है 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। सो हमें बतानी है कि एस्केप वेलोसिटी इस प्लैनेट से क्या होगी। सो लेट अस ट्राई टू सी। एस्केप वेलोसिटी हमारे पास होती है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू √2gm/r। ये हमारे पास रिलेशन होता है एस्केप वेलोसिटी का। तो हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी, यहां से आप इजीली देख सकते हो दैट एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू g। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। अगर प्लैनेट चेंज हो रहा है तो मास और रेडियस, ये दो चीजें चेंज होंगी। सो v इज प्रोपोर्शनल टू √m/r, यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा दैट एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी अपॉन ऑफ प्लैनेट, दिस शुड बी इक्वल टू √मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लैनेट into radius of planet upon radius of earth। रेडियस के साथ इनवर्स वाली रिलेशनशिप है। सो यहां पे हमारे पास ये रिलेशन आया।
अभी दे रखा है दैट द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/6 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, तो ये हमारे पास आएगा दिस इज 1/1/6 इंटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज, ये हमको दे रखा है इट इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो ये पार्ट आएगा हमारे पास 1/3. सो escape velocity on earth upon escape velocity on planet, this is equal to under root of 6/3, this is equal to under root of 2. यानी कि escape velocity on the planet, this is equal to 1/√2 times escape velocity on the earth, और जो हमको दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई √2, इसको अगर आप रेशनलाइज कर दोगे, सो इंटू √2 अपॉन √2, and this is 11.2 into 1.4 upon 2. So this is 5.6 into 1.4. 5.6 into 1.4, this would be approximately 7.9 kilometer per second. Okay? So एक easy problem थी gravitation से. Let us now move on to the next question. Okay. So यहाँ पे देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है. We are having a particle of charge minus q and mass m which moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge, जिसकी line charge density हमको दे रखी है plus lambda. Then the time period of this particle which is moving in the circle, उसका हमें time period निकालना है. So यहाँ पर हमारे पास एक infinite line charge है और इसके चारों तरफ एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. उस पार्टिकल के ऊपर मास उसका दिया हुआ है m, चार्ज उसका दिया हुआ है -q. इस लाइन चार्ज के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होगी और ये अट्रैक्टिव फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी. इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा. ठीक है, मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ये है हमारे पास r. एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r. ये हमारे पास होता है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज. तो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो होगी ये हमारे पास आएगा दिस इज q इंटू ई, और इसके ऊपर चार्ज है -q. माइनस बेसिकली बता रहा है कि ये फोर्स हमारी अट्रैक्टिव है. सो ये फोर्स हमारे पास होगी दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा q बाई r, और ये फोर्स ही इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और उसी कारण से चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. सो हमारे पास होना चाहिए डेट 2kq लैम्डा बाई r, दिस शुड बी इक्वल टू mv² बाई r. सो यहाँ r से r हमारा कैंसिल आउट हो गया एंड वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 2kq लैम्डा बाई m अंडर रूट ऑफ दिस. ठीक है, और हमसे पूछा है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होगा? सो टाइम पीरियड दिस विल बी इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई r बाई v. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई r and v is equal to under root of m upon 2k lambda into q. So देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर फिर बैठ रहा है. सो दिस इज अवर ऑप्शन 2, 2 pi r under root of m upon 2k lambda q. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज हमको दिया हुआ है, वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और वो अट्रैक्टिव फोर्स ही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी. ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If mass is written as m equal to the given expression, then the value of p will be. So ये प्रॉब्लम है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस से. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मास है और मास दे रखा है इज इक्वल्स टू, मास इज इक्वल टू k c टू द पावर p g टू द पावर -12 h टू द पावर हाफ. और यहां जितने भी कांस्टेंट हैं यू हैव टू यूज द यूजुअल मीनिंग. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. सो हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है p की. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मास है, राइट हैंड साइड पर k इज डायमेंशनलेस, ये हमको दिया हुआ है. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है डेट इज इक्वल टू l t -1 लेंथ अपॉन टाइम.
so this to the power p. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हमारे पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन इज बेसिकली फोर्स, सो वो हो जाएगा हमारे पास mLT-2. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सो यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर पर केजी स्क्वायर डेट इज डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये L³ होगा. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहां पर है इसकी पावर -1/2. फिर हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एंगुलर मोमेंटम वाली, सो दैट इज इक्वल टू mvr. m is mass, v is velocity, velocity is basically lt-1 and r, so that would be l square t-1. ये हमारे पास होगा एंगुलर मोमेंटम, और h की पावर यहां पर दे रखी है 1/2. लेफ्ट हैंड साइड पे मास नहीं है, ओके, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे केवल मास है, तो बाकी यहां पर यानी कि लेंथ और टाइम उन सब में डायमेंशन 0 होगी. तो हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, यहां से हमारे पास आएगा डेट l टू द पावर p, यहां पे है l है हमारे पास, और यहां पे है -1/2, सो इट इज p -3/2, p -3/2, और यहां से हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू +1. अब ऐसे ही हम t को लिख सकते हैं, यहां पे आया हमारे पास t टू द पावर -p, और यहां से हमारे पास आएगा +1, और यहां से हमारे पास आएगा दिस इज -12. अब बचा हमारे पास m, सो यहां से हमारे पास आएगा m टू द पावर ½ और यहां से हमारे पास है अगेन ½ सो लेफ्ट हैंड साइड पर भी मास की पावर है 1, यहां पर भी मास की पावर है 1, दोनों साइड हमारी मैच कर गई. लेफ्ट हैंड साइड पर L की पावर है 0 और T की पावर है 0. इसका मतलब क्या है, दैट P शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू ½ और यहां से भी हमारे पास निकल कर आएगा दैट P शुड बी इक्वल टू ½ सो P की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ½ ये प्रॉब्लम थी हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस से. आई होप आपको समझ आया हो. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है लॉजिक गेट से, सेमीकंडक्टर से. देखते हैं क्या दिया यहां पर. इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंसेस, हमें इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है. लोड रेजिस्टेंस हमें दे रखा है और इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज बतानी है, ठीक. और ये दोनों आइडियल डायोड यहां पर नहीं है. ये डायोड हमको दिए हुए हैं. जर्मेनियम के लिए हम जानते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.3 होता है, और सिलिकॉन के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये 0.7 होगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि 15 वोल्ट में से इन दोनों के अक्रॉस टोटल 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, इन दोनों के अक्रॉस 14 वोल्ट का ड्रॉप होगा. और प्रॉब्लम में अंदर यहां पे हमसे पूछा है दैट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंसेस, इस लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप बताना है. सो इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 2.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंसेस, दिस इज 4 इंटू 14 वोल्ट्स, ठीक. अगर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस हैं तो हमारे पास हम जानते हैं डेट वोल्टेज होता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. ये हमारे पास R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके बराबर होता है. सो ये हमारे पास आएगा दिस, सो दिस इज इक्वल टू 17.5/2, 17.5/2, therefore it is equal to 8.75. So the correct answer is 8.75. Let us now move on to the next question. So next question is from the thermal physics. यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको. If 3 moles of monatomic gas, गामा हमको दिया हुआ है 5/3 is mixed with 2 moles of diatomic gas, गामा दिया हुआ है 7/5. The value of adiabatic exponent gamma for the mixture is. So दो गैसेस हमने ली जिनका अलग अलग गामा हमको दिया हुआ है और उनको हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद इन्होंने हमसे पूछा है कि जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में गामा की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गामा किसी भी गैस के लिए क्या होता है. दिस इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv.
और Cp हमारे पास होता है दिस इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू आर, और Cv की वैल्यू हमारे पास होती है दिस इज इक्वल टू F/2R। सो गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये निकल कर आएगी दिस इज इक्वल टू F/F+2 अपॉन F। सो ये आई हमारे पास गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, जब भी हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, उसकी एनर्जी हमारे पास फिक्स होगी। सो इसको हम लिख सकते हैं डेट F1/2 N1RT प्लस F2/2 N2RT, this should be equal to F equivalent by 2 N1 plus N2 into RT। ओके, अगर आप गैसेस को मिक्स कर रहे हो तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये इंडिविजुअल गैस की एनर्जी है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास फाइनल गैस की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि RT ये थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आएगा ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो F इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू F1 N1 प्लस F2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो फर्स्ट गैस जो है उसके लिए हमें दे रखा है, उसके 3 मोल है हमारे पास, और ये मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस है तो यानी कि इसके लिए गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। सो इट इज 3 इंटू 3 प्लस सेकेंड गैस के लिए हमारे पास 2 मोल्स हैं उसके पास, और ये हमने डायटोमिक गैस ली है। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, सो इट इज 5 इंटू 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो गए 5। सो दिस इज इक्वल टू 19/5। हमारे पास इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आया मिक्सचर गैस का, जो हमारे पास आया 19/5। और हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में जो रिलेशन होता है वो है हमारे पास ये गामा इज इक्वल टू F+2/F, और हमें गामा की वैल्यू ही निकालनी है। सो गामा विल बी इक्वल टू F इज 19/5 प्लस 2 अपॉन 19/5। सो दिस विल बी इक्वल टू 29/5 अपॉन 19/5, एंड दिस इज इक्वल टू 29/19। 29/19 इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा अबाउट 1.52। ओके, सो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास थर्मल फिजिक्स से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, और देखते हैं यहां पर क्या पूछा है। वी आर हैविंग 3 blocks A, B and C which are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton as shown in figure। कोई फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। देखो यहां पर जो पूरा सिस्टम है वो एक साथ ही मूव करेगा, यहाँ पे थ्रेड से कनेक्टेड है, और तीनों ब्लॉक मूव करेंगे तो एक साथ मूव करेंगे, यानी कि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। और इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम के एक्सेलरेशन को डिटरमाइन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स जो दी हुई है 80 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 10 kg। सो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल कर आया दिस इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिस्टम का हर एक पार्ट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो टेंशन T1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 kg ब्लॉक को टेंशन T1 आगे मूव करा रही है, इसका एक्सेलरेशन है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि T1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास m/a, मास है इसका 5 kg, एक्सेलरेशन है 8, सो दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन। इसी तरीके से हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T2 की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 kg ब्लॉक है, एक फोर्स लगी है इसके ऊपर 80 न्यूटन, पीछे की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगी है T2। सो हमारे पास है डेट 80 माइनस T2, दिस शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 8। इसका भी एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हमारे पास आएगी दिस इज इक्वल टू 80 माइनस 16। 80 माइनस 16 इज 64। सो हमारे पास T1 की वैल्यू है 40 न्यूटन और T2 की वैल्यू है 64 न्यूटन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at a rate W. If the wire is cut into 2 halves and these halves are connected mutually parallel across the same supply,
ओके, देन एनर्जी डिसिपेशन रेट विल बी, तो देखो पहले हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इस वायर को हमने कट कर दिया, इस वायर को हमने कट कर दिया और इसके दो पार्ट बना दिए। दो पार्ट बनाने के बाद हमने इन दोनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। वायर को कट किया, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब आप इस वायर को कट कर रहे हो तो ना तो आप इसकी रेजिस्टिविटी चेंज कर रहे हो, ना आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हो। तो यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्योंकि रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये तो हमारे पास फिक्स है। तो जब हम इसको आधे में काट देंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। सो हियर रेजिस्टेंस इज R/2। ठीक है, अगर इस वायर को आप कट कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, डेट इज R/2। अब ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है। जब रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसका इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा R/4। ओके, अब जो पावर डिसिपेटेड है हम जानते हैं दैट पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू V²/R। सो सप्लाई तो हमारे पास सेम है, दैट इज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा डेट P1/P2 दिस इज इक्वल टू R2/R1। जो R2 है हमारे पास ये आया है हमारे पास R/4, R1 है यहां पर R। सो P1/P2 दिस इज इक्वल टू 1/4, P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P1। तो यहां पर जो सेकंड केस के अंदर पावर डिलीवर्ड है वो 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल पावर के, और इसके अंदर दिया हुआ है डेट इनिशियली जो एनर्जी डिसिपेशन रेट था वो W, यानी कि इनिशियल जो पावर थी वो थी हमारे पास W। तो यहां पर आंसर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4W। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। सो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स इज बेसिकली दिस वन, कि हमारे पास मोनोपोल्स नहीं होते हैं। सो इंटीग्रल B.dA ये है हमारे पास गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। सेकंड इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's law of electromagnetic induction is basically this, integral A.dl, this is equal to rate of change of magnetic flux. फिर है हमारे पास Ampere's law is this, line integral of magnetic field, this is equal to mu naught times the current enclosed by the curve. थर्ड है हमारे पास Gauss law of electrostatics is this one, integration of E.dA, this is equal to rho by epsilon naught. So ये जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रो dV, दिस इज बेसिकली इक्वल टू टोटल चार्ज। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है और टोटल वॉल्यूम के अंदर आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो, जो बराबर होगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dV। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज A की मैचिंग है 2 के साथ, सो ये नहीं, A की मैचिंग 2 के साथ बस इसमें ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल्स पे क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल A and B are thrown at angles of 45 degree and 60 degree with the vertical respectively from the top of a 40 meter high tower. So इस प्रॉब्लम के अंदर हमको दिया हुआ है कि दो प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और ये जो एंगल्स हमको दिए हुए हैं, दीज एंगल्स आर विद द वर्टिकल। सो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। टावर की हाइट दी हुई है 400 मीटर। इफ द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, सो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट ये दोनों सेम दे रखी है, और यहाँ पे आपको बताना है द रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड VA/VB, ये हमको निकालना है। सो सपोज ये है हमारे पास टावर, टावर की हाइट हमको दे रखी है दिस इज 400 मीटर। यहां से हम वर्टिकल से एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट A इज थ्रोन एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। सो सपोज ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट A और ये एंगल हमको दे रखा है दिस इज 45 डिग्री। सेकेंड ऑब्जेक्ट वी आर थ्रोइंग एट 60 डिग्री। सो ये हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट B, और इसको हम थ्रो कर रहे हैं
ये एंगल है अपने पास 60 डिग्री। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों की रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। सो बी कुछ इस तरह के पाथ पे जाएगा, ए कुछ इस तरह के पाथ पर जाएगा। सो दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और दोनों का जो रेंज है वो सेम है। तो एनालाइज करते हैं इसको थोड़ा। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट केवल और केवल डिपेंड करता है वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ए और बी का बराबर है, टी ए दिस इज इक्वल टू टी बी। और टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है केवल और केवल वाई कंपोनेंट पर, यानी कि दोनों के वाई कंपोनेंट सेम होने चाहिए। दोनों के वाई कंपोनेंट सेम होने चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं डेट जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए का, ये हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू वी ए कॉस 45। वर्टिकल कंपोनेंट जो बी का होगा ये होगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एंगल्स हमको वर्टिकल से ही दिए हुए हैं। सो यहां से हमारे पास आएगा डेट वी ए बाई रूट टू दिस इज इक्वल टू वी बी बाई 2। अब दूसरा हम कह रहे हैं कि दोनों की रेंज भी बराबर है, रेंज ऑफ ए दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ बी। और रेंज डिपेंड करती है केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर। और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर रेंज बराबर है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर सेम इन्होंने कह दिया। तो अगर x कंपोनेंट हमारा सेम होगा सो वहां से हमारे पास आएगा डेट वी ए साइन 45 दिस शुड बी इक्वल टू वी बी साइन 60। सो ये हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू वी ए बाई रूट टू दिस इज इक्वल टू वी बी इंटू रूट 3/2। सो एक जगह से हमारे पास आ रहा है डेट वी ए बाई रूट टू इज इक्वल टू रूट 3/2 टाइम्स वी बी, और एक जगह से हमारे पास आ रहा है डेट वी ए बाई रूट टू दिस इज इक्वल टू वी बी बाई 2। यानी कि ये दोनों कंडीशन एक साथ तो फुलफिल हो नहीं सकती हैं, दोनों चीजें एक साथ में ट्रू हो नहीं सकती। यानी कि ये वाली कंडीशन एक साथ में हो ही नहीं सकती है कि रेंज भी सेम हो और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो। यानी कि यहां पर जो सारे ऑप्शंस हैं ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, और इस प्रॉब्लम के अंदर आपको होपफुली बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, कोई भी ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 21। पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। A power transmission line feeds input power at 2.3 kilovolt to a step down transformer with its primary winding having 3000 turns. Okay. The output power is delivered at 230 volt by the transformer. The current in the primary of the transformer is 5 ampere and its efficiency is 90%. So इस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी आपको दे रखी है और प्राइमरी के अंदर जो करंट है वो है 5 एम्पियर। द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, मटेरियल हमको दे दिया। द आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज, हमें आउटपुट करंट बताना है। सो देखो इनपुट पावर, सबसे पहले देखते हैं कि जो इनपुट पावर है डेट विल बी इक्वल टू वी इंटू आई। वी है हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2.3 किलो वोल्ट, सो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, और करंट हमको दे रखा है दिस इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सो ये है हमारे पास इनपुट पावर। अब यहाँ पर एफिशिएंसी हमको दे रखी है, एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आउटपुट पावर कितना हो गया 0.9 टाइम्स ऑफ द इनपुट पावर। सो दिस इज इक्वल टू 0.9 इंटू 23 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 5। ये होगा हमारे पास आउटपुट पावर। एफिशिएंसी देने का मतलब ही ये हुआ। और हम ये भी जानते हैं कि आउटपुट पावर किसके बराबर होगा, V of the output and current through the output. So this is equal to 0.9 into 23, this is 2.3 into 10 to the power 3 into 5. So जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के थ्रू वोल्टेज हमको दिया हुआ है दिस इज 230 वोल्ट, और सेकेंडरी के थ्रू जो करंट है ये हमको निकालना है। सो 230 दिस इज इक्वल टू, this is 9/10 into 23/10 into 10 to the power 3 into 5। तो यहां पर this will cancel out, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा डेट I this is equal to 450/10 which is 45 एम्पियर।
सो द करंट थ्रू द सेकेंडरी इज 45 एम्पियर। ओके, हम इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से कर सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वाइंडिंग्स यहाँ पर दी हुई है, तो वहां पर आप यूज कर सकते थे डेट V1 अपॉन V2 दिस इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 एंड डेट इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। I2 वहां पर हो जाएगा करंट थ्रू द सेकेंडरी, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। वहां से आपको आइडियल केस में सेकेंडरी के थ्रू करंट मिलता, और उसका जो 90% है अगर आप वो कैलकुलेट करोगे तो वो भी निकल कर आएगा 45 एम्पियर। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। आइए पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय coalescing 1000 small identical drops of water. If E1 be the total surface energy of 1000 small drops of water and E2 be the surface energy of single big drop of water, then E1 is to E2, ये रेशो आपको बताना है। यहां पर हमें दिया हुआ है डेट E1 अपॉन E2 दिस इज इक्वल टू x by 1, और x की वैल्यू ही हमको निकालनी है। सो हमारे पास 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स हैं और एक हमारे पास लार्जर ड्रॉप है। सो टोटल वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दिस शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सो 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिल रहा है डेट रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। ओके, अब इन्होंने दिया हुआ है कि E1 है क्या, E1 इज दी सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स। सो 1000 स्मॉल ड्रॉप्स की सरफेस एनर्जी ये हमारे पास किसके बराबर होगी, 1000 इंटू एक ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है ये है हमारे पास, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर हम मान लेते हैं सरफेस टेंशन अगर T है, सो टोटल सरफेस एनर्जी फर्स्ट केस के अंदर ये हो जाएगी। सेकंड केस के अंदर जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या होगी, that will be equal to 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर बराबर है 10 आर के, 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप इनटू टी। ये हमारे पास होगी सरफेस एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। सो यहां से अगर हम निकालेंगे डेट E1 बाई E2, E1 बाई E2 दिस इज इक्वल टू 10:1। सो E1 बाई E2 इज 10:1। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। ओके, एक सिंपल प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 हमें दे रखे हैं about their central axis and normal to their planes rotating with angular speed 10 रेडियन पर सेकंड 4 रेडियन पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, और इन दोनों डिस्क को हम आपस में कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। ओके, और फाइनली हमको बताना है व्हाट वुड बी द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हमारे पास एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है। सो वन डिस्क इज लाइक दिस, और एक दूसरी डिस्क है हमारे पास इस तरीके से। एक कॉमन एक्सिस के अबाउट ये दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं, और इन दोनों डिस्क को हम कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इनके बीच में अब जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगी वो इंटरनल फोर्सेस होंगी, यानी कि हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। सो जो भी हमारे पास टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। फाइनली जब दोनों डिस्क ज्वाइन हो जाएंगी सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर वो एडअप हो जाएगा अबाउट द गिवन एक्सिस, वो हमारे पास होगा I1 प्लस I2, और ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। I1 हमको दिया हुआ था, दिस इज 4, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 10, I2 हमें दिया हुआ है 2, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4, and this is equal to I1 plus I2. I1 is 4 and I2 is 2. So I1 plus I2 is 6 into omega final. ये हमारे पास आया, this is equal to
48/6 is equal to omega final, and this is 8 रेडियन पर सेकेंड. तो अगर दो रोटेटिंग डिस्क है हमारे पास और उनको आप ज्वाइन कर दे रहे हो इस तरीके से, तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी 8 रेडियन पर सेकेंड. अब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, दिस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है. सो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू हाफ I1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. I1 है हमारे पास, दिस इज 4, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 10, सो दैट इज 100. सेकेंड रोटेटिंग डिस्क की काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका 2, एंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास 4, सो दिस इज 16 माइनस हाफ. जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 6 हाफ I, एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 64. सो ये हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू 216 माइनस 192. So this is equal to 24 joules. So the loss of kinetic energy of the system is 24 joules. Let us now move on to the next question. Okay, देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर. In an experiment to measure the focal length of a convex lens, the magnitude of object distance x and the image distance y are measured with reference to focal point of the lens. The y-x plot is shown in the figure. The focal length of the lens is. यहां पर हमें दिया हुआ है, दोनों के बीच में ग्राफ दे रखा है हमें. y is basically the image distance and x is the object distance. So हम जानते हैं that the lens formula is 1/v minus 1/u. This is equal to 1/f. और यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फोकल पॉइंट से मेजर किया है. ये बात हमें ध्यान रखनी है. यहां पर u और v क्या है? ये है लेंस का जो पोल है वहां से डिस्टेंस है, और ये वाला जो डिस्टेंस हमको दे रखा है ये दे रखा है फोकल पॉइंट से. तो यहां पर है हमारे पास, जब y हमारे पास 20 है तो x भी है हमारे पास 20. तो यानी कि इस पोजीशन के लिए हम लिख सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ द इमेज इज, दिस विल बी इक्वल टू f प्लस 20. ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज ये हमारे पास हो जाएगी f प्लस 20, एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये हमारे पास हो जाएगी दिस, अगेन दिस इज इक्वल टू f प्लस 20 विद अ माइनस साइन, एंड दिस इज इक्वल टू 1/f. तो ये हमारे पास हुआ, दिस इज इक्वल टू 2/f प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 1/f, एंड 2f दिस इज इक्वल टू f प्लस 20, और यहाँ से हमारे पास आया डेट f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. So this is the answer. I hope this is understood. Let us now move on to the next question. Next question, ये question आया है वेक्टर से. यहाँ पर दिया हुआ है that a vector has magnitude same as that of A and is parallel to another vector B. The x and y component of this vector in first quadrant are x and 3 respectively. So हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक गिवन वेक्टर है हमारे पास, सपोज उस वेक्टर को हम बोल रहे हैं से दैट वेक्टर इज c. c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर a के बराबर है. c वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो वेक्टर b की डायरेक्शन है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज अंडर रूट ऑफ 9 plus 16, that is magnitude is 5, and unit vector b, this will be equal to vector b upon magnitude of b. magnitude of b ये भी आया हमारे पास 5, so यानी कि this is equal to 5 into vector b, और उसका magnitude भी है हमारे पास 5. so ये जो वेक्टर है जिसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, ये वेक्टर बेसिकली वेक्टर बी के बराबर ही है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप. तो इसका x कंपोनेंट हो गया हमारे पास 4 और इसका y कंपोनेंट हमारे पास हो गया 3, और यहाँ पर दिया हुआ है डेट y कंपोनेंट 3 है तो x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट इज
4. So the correct answer is 4. Let us now move on to the next question. The next question is, the current of 5 ampere flows in a square loop of side 1 meter and this is placed in air. The magnetic field at the center of the loop is x root 2 into 10 to the power minus 7 टेस्ला. x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है that we are having a square loop और इसकी साइड भी हमको दे रखी है, साइड इज 1 मीटर और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, द करंट इज 5 एम्पियर्स और सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. किसी भी लाइन सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है हमारे पास, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. अब यहां पर जो ज्योमेट्री दे रखी है ये है हमारे पास स्क्वायर ज्योमेट्री. सो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आएगा, दिस इज बेसिकली 1/2. सो जो r की वैल्यू है हमारे पास, ये है हमारे पास 1/2 और ये जो दोनों एंगल हैं थीटा 1 थीटा 2, दिस वुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, ये दोनों एंगल है हमारे पास 45 डिग्री. इस स्क्वायर सिमेट्री से आप इजीली देख सकते हो. सो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सिंगल वायर की वजह से ये हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 7. करंट है हमारे पास 5 एम्पियर का और डिस्टेंस है हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, दिस इज 2/√2 एंड 2/√2 ये बराबर होगा √2 के. सो यहां से हमारे पास आया डेट दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू √2. लेकिन इस तरह के हमारे पास ये 4 वायर के सेगमेंट्स हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका 4 टाइम्स हो जाएगा. हर एक सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर है. सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस इज 40 √2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. सो x √2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इट मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 40. So let us now move on to the next question. The next question is, two identical charged spheres are suspended by a string of equal length. The string makes an angle of 37 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube, the angle remains the same. Okay. The density of material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube. You have to find the dielectric constant of the liquid. यहाँ पर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं है क्या. हमारे पास 2 थ्रेड्स दे रखे हैं, इनके बीच में एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री. सो 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हमने सस्पेंड कर रखे हैं इस तरीके से, दोनों की लेंथ यहाँ पर बराबर दे रखी है, ये एंगल है 37 डिग्री. सो व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.7 ग्राम द एंगल रिमेन्स द सेम. सो जब आपने इनको स्पेस में, खाली स्पेस में लटकाया हुआ है, सो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है. ये सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर सब कुछ इक्विलिब्रियम में होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ और यहाँ पर होगी हमारे पास टेंशन. अगर हम वर्टिकल से एंगल मान लें कि ये एंगल है हमारे पास, से दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी होगा हमारे पास थीटा. ओके, सो यहां पर सिचुएशन हमारे पास होगी डेट टी कॉस थीटा, ये बैलेंस आउट करेगा इसके वेट को, एंड टी साइन थीटा ये बैलेंस आउट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को. सो यहां से हमारे पास निकल कर आएगा डेट tan थीटा दिस इज इक्वल टू FE/mg. अब हम कह रहे हैं कि जब आपने इसको एक फ्लूइड के अंदर डिप कर दिया जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब भी एंगल वहां पर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि तब भी वहां पर एंगल चेंज नहीं हो रहा है. उसका मतलब क्या होगा
कि अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्ट कर रही होगी, लेकिन जब आपने इस मटेरियल के अंदर डाला उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कुछ कम हो जाएगी, कितने फैक्टर से, 1/k, ओके, k फैक्टर से कम हो जाएगी। यहाँ पर टेंशन भी एक्ट करेगी, एक एडिशनल फोर्स आ जाएगी यहाँ पर, बॉयेंट फोर्स, और यहाँ पर होगा इसका वेट mg। और हम कह रहे हैं कि अभी भी जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर हमें एंगल निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एंगल था हमारे पास टोटल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी डिवाइडेड बाय टोटल वर्टिकल फोर्स। सो बाय सेम एक्सटेंशन यहाँ से आप लिख सकते हो डेट tan थीटा ये हमारे पास बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू Fe/k। इन दोनों सिचुएशन में बस एक अंतर आया है कि जो नेट फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में वो हमारे पास चेंज हो गई, अब वो हो गई mg माइनस बी। नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो हो गई हमारे पास Fe। सो यहाँ पे सिचुएशन हमारे पास होगी tan थीटा विल बी इक्वल टू Fe/k अपॉन mg माइनस द बॉयेंट फोर्स। ये दोनों चीजें हमें बराबर दे रखी हैं। सो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं डेट Fe/k by mg minus b, this is equal to Fe by mg। सो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बचेगा डेट k mg माइनस बॉयेंट फोर्स, दिस इज इक्वल टू mg। ओके, अब देखो ये जो भी हमने मास सस्पेंड किया था इसकी डेंसिटी हमको दे रखी है, द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लेते हैं कि इस स्फीयर का वॉल्यूम है हमारे पास v, सो उसका मास हमारे पास होगा, मास वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इनटू g। बॉयेंट फोर्स हमारे पास होगी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुई है जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज v, density of the liquid is rho L into G, this is equal to volume of the solid, density of the solid sphere into G। so यहाँ से V and G थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से V and G थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, that K this is equal to density of the solid sphere upon density of the solid sphere minus density of the liquid। so density of the solid sphere this is given to be 1.4 gram per centimeter cube, so it is 1.4 minus density of the liquid is 0.7। तो ये हमारे पास बचा, this is equal to 1.4 upon 0.7, so the value of K is 2। यहाँ से हमारे पास निकल कर आया that the dielectric constant for this material would be, ये जो भी लिक्विड जिसके अंदर हमने इन स्फीयर्स को डिप किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका 2। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर हैविंग अ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 मीटर देन द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस विल बी। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास होता है फॉर अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। इस पेंडुलम को आप एक हाइट पर लेकर जा रहे हो जो है ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा वो 2r यहाँ पर हो जाएगा। सो वहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड चेंज होगा, पेंडुलम की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। सो जो वैल्यू चेंज होगी वो है हमारे पास g की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेट t1 upon t2 this is equal to under root of g2 upon g1। g is acceleration due to gravity, वो होता है बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। और हम जानते हैं डेट द ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैं उसको डिनोट करूं E से, डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो इसको हम लिख सकते हैं डेट g2 अपॉन g1 ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज r1 अपॉन r2 स्क्वायर ऑफ दिस। सो t1 अपॉन t2 दिस इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। r1 है हमारे पास
R1 is equal to the radius of the earth, R2 is equal to 2 times the radius of the earth. So ये हमारे पास निकल कर आया T1 by T2 is 1 by 2. अब T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. T1 is equal to अंडर रूट ऑफ L by G into 2 pi. वैल्यू ऑफ G एट दिस सरफेस ये आपको लेना है पाई स्क्वायर, और L लेंथ हमें इसका दे रखा है, लेंथ इज 4 मीटर. लेंथ है हमारे पास 4 मीटर, G की वैल्यू है पाई स्क्वायर. सो ये हमारे पास है, दिस इज 2 पाई इंटू 2 अपॉन पाई, सो दिस इज 4 सेकेंड. T1 हमारे पास निकल कर आया 4 सेकेंड, सो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1 विच इज इक्वल टू 8 सेकेंड. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. सो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 8 सेकेंड्स. लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि G की वैल्यू कम हुई है इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. So next question is, we are having a point source which is emitting sound waves of intensity 16 into 10 to the power minus 8 watt per meter square at the origin. Okay. The difference in intensity at 2 points located at a distance of 2 meter and 4 meter from the origin respectively will be. तो यहाँ पर हम जानते हैं that intensity is inversely proportional to distance square. So यहां से हम लिख सकते हैं that जो इंटेंसिटी हमारे पास होगी, अगर हम ओरिजिनल इंटेंसिटी को मान लें से ओरिजिनल इंटेंसिटी इज I नॉट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं that I2 अपॉन I1 दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 स्क्वायर ऑफ दिस. ओके. सो ओरिजिनल इंटेंसिटी हमको दी हुई है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. एक्चुअली इस प्रॉब्लम के अंदर देर इज इनसफिशियंसी ऑफ डेटा. यहाँ पर डेटा हमारे पास पूरा नहीं है और दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व. डेटा यहाँ पर रिक्वायर्ड है. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, we are having two resistance of 100 ohm and 200 ohm which are connected in series with a battery of 4 volt and negligible internal resistance. A voltmeter is used to measure voltage across 100 ohm resistance which gives reading as 1 volt. The resistance of the voltmeter must be. So problem है हमारे पास कि एक resistance है हमारे पास 100 ohm का, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास दिस इज 200 ओम, और ये कनेक्टेड है एक सप्लाई के साथ में. सप्लाई का वोल्टेज हमको दिया हुआ है, द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई इज 4 वोल्ट. सो इस 100 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और इस वोल्ट मीटर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपको दिया हुआ है डेट के वोल्ट मीटर ने वैल्यू रीड की है डेट इज 1 वोल्ट. इसका मतलब क्या होगा कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो है 1 वोल्ट का. यहाँ पर अगर ड्रॉप है हमारे पास 1 वोल्ट का, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारे पास वो हो जाएगा 3 वोल्ट का. ओके. और यहाँ पे इस वाले पार्ट को अगर हम मान लें कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है हमारे पास R, सो इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 100 इंटू R अपॉन 100 प्लस R. ये रेजिस्टेंस होगा इस वाले पार्ट का, और ये सीरीज में कनेक्टेड है 200 ओम वाले रेजिस्टर के साथ में. सो दो रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, वी नो डेट V इज बेसिकली इक्वल टू IR, वोल्टेज प्रोपोर्शनल है सीधा सीधा रेजिस्टेंस के. सो इसका मतलब है डेट V1 अपॉन V2 दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2. सो V1 हमको दे रखा है 1, V2 है हमारे पास 3 वोल्ट, R1 है हमारे पास दिस इज 100 R अपॉन 100 प्लस R, और R2 है हमारे पास दिस इज 200 ओम. तो यहां से हमारे पास आएगा डेट 200 इंटू 100 प्लस R दिस इज इक्वल टू 300 R, and this will be equal to this is 20,000
plus 200 R, this is equal to 300 R. So 100 R, this is equal to 20,000, and R is equal to 200 ohm. So the correct answer is 200 ohm. So this is all for now, and we'll meet again in the next session. Thank you.